चलो हेडिंग डालो, चला अव्यवता। अरे हाँ 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 हाँ, सुनना है हमें। अच्छा सुनो, बात सुनो। अरे यार क्या आप होते है। अब ठीक है, इतना ठीक है, अभी ठीक है ना, ये ठीक है ना। अपन ने अभी कल पढ़ा था क्या, संरूपण समावयवता, है ना। तो संरूपण समावयवता में हमारे पास अपन ब्यूटेन का देखा, एथेन का देखा। तो मुझे बताओ कि भाई ब्यूटेन में अगर अपन 240 डिग्री का हमारे पास डायहेड्रल एंगल है, तो कौन सी फॉर्म मिलेगी? पक्का? ये दोनों CH3 है ना, बाकी तो हाइड्रोजन है। यहाँ पे 60 डिग्री, फिर यहाँ पे 120, यहाँ पे 180, यहाँ पे। हाँ, तो ये हमारे पास आई कहाँ पर, इधर। तो कौन सी ग्रसित, और कौन सी पूर्ण ग्रसित है कि नॉर्मली ऐसे वाला ग्रसित है? नॉर्मली ऐसे वाला हाँ बढ़िया यार, आता है तुम्हें तो यार। तुमने नोट्स बनाए क्या घर जाके? तो तुमने क्या करा? तो तुम नोट्स फिर कब बनाओगे? पक्का बना लोगे ना यार, देखो पक्का से बना लेना है ना। है, देख, उसे सारे नोट्स बना लिए, तो साथ साथ लिखता है। अच्छा सुनो, एक और मुझे एग्जांपल, मैं अब तो तुमसे ना एक दो क्वेश्चन पूछती हूँ ना, ठीक है। अच्छा सेम सेम हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट करूँ मैं अगर इसको। रुको, पूरा हटाती हूँ एक बार ना, मेरे को सोचने दो एक बार। इन दोनों में क्या संबंध है? मतलब अभी किस तरीके से समय होता है, GI है, ये किस तरह की है? इन दोनों में क्या संबंध है? पक्का? अच्छा ये कौन सी फॉर्म है? अभी सिस्टेंस तो आ ही सकता है ना, क्योंकि सारे कंपाउंड अलग है। तो तुम्हें EZ निकालना पड़ेगा। तो ये कौन सी फॉर्म है? इस वाले कार्बन पे ज्यादा प्रायोरिटी किसको जाएगी? हाँ, यहाँ पे ज्यादा किसको जाएगी? तो ये कौन सी फॉर्म है? E फॉर्म है, अपोजिट है तो E है, सेम साइड है तो Z है ना। बेटा यहाँ पे ज्यादा किसको जाएगी? हाई प्रायोरिटी। यहाँ पे है, वापस सोचो। क्लोरीन को ना एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ना। FOCl में किसको जाएगी? अब तुमने बोले Z फॉर्म में। तो मुझे बताओ कि इन दोनों में क्या संबंध है, दोनों तो बस किस तरह के समावयवी है? ऑप्शन दे दूं मैं, ऑप्शन दे दूं, जैसे कि तुम्हें मैंने दे दिया GI, दूसरा मैंने दे दिया तुम्हें दूसरा दे दिया मैंने संरूपण, ठीक है। और तीसरा मैंने दे दिया तुम्हें संरचनात्मक, और चौथा मैंने दे दिया तुम्हें नन ऑफ द अबव। तो कौन से ऑप्शन में मक करोगे? संरूपण? ये दोनों किस तरह के समावयवी है? क्या ये दोनों एक दूसरे की GI है क्या? ज्यामिति समावयवी है? कैसे? क्योंकि एक E है दूसरा Z है, इसलिए संरूपण है। निखिल, क्यों? संरूपण कहाँ मिलता है अपन को? एल्केन में मिलता है ना, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड के ना मुक्त घूर्णन हो जाए। और यहाँ पे प्रतिबंधित घूर्णन है, प्रतिबंधित घूर्णन, डबल बॉन्ड क्या ना प्रतिबंधित घूर्णन है। तो प्रतिबंधित घूर्णन में कौन सा मिलेगा तुम्हें? GI।
लेकिन जीआई में भी बेटा तुम्हारे पास देखो दो अपने पार्ट करे थे टोटल आपके पास आइसोमेरिज्म के। एक था तुम्हारे पास कौन सा, संरचनात्मक। दूसरा था तुम्हारे पास कौन सा, त्रिविम वाला, है ना, स्टीरियो वाला। संरचनात्मक में तुम्हारे पास कनेक्टिविटी, ग्रुप के लगी हुई कनेक्टिविटी अलग हो जाती है। लेकिन त्रिविम में जो एटम, जो ग्रुप जहां पे लगा है, जिस कार्बन से लगा है, जिस एटम से लगा है, वो वहीं पे लगा रहेगा, बस उसका अरेंजमेंट अलग हो जाएगा। अरे होता है ना, आ जाओ। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन से मेरे पास क्या लगा, देखो ऐसे ना अपन को जैसे मॉलिक्यूल ऐसा बना के दे दिया, तो पहला भ्रम तो अपन को यही होता है कि भाई अपन ने तो जीआई में ऐसे मॉलिक्यूल पढ़े थे, तो फट दे के अपन कौन सा ऐसा मार्क करते हैं यहाँ पे, जीआई। लेकिन तुम ये भी तो देखो जीआई तुम्हारे पास एक तरह की त्रिविम समावयवता है। यहाँ पे बेटा आपके पास कनेक्टिविटी सेम रहती है लेकिन ग्रुप का अरेंजमेंट अलग हो जाएगा। मेन शर्त हमारे पास क्या है इसके अंदर की, कनेक्टिविटी हमारे पास, कनेक्टिविटी सेम रहनी चाहिए, ये अलग नहीं होनी चाहिए। अब तुम इसमें हो, भाई इस कार्बन से आयोडीन फ्लोरीन लगा है, इस कार्बन से क्लोरीन ब्रोमीन लगा है, अब यहाँ पे इस कार्बन से आयोडीन ब्रोमीन लगा है, तो तुमने कनेक्टिविटी तो अलग ही कर दी। अरे कर दी ना अलग। अब मानो मैंने एक और बनाया होता, एक और बनाया होता, आ जाओ जल्दी आ जाओ, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है ना। आपको बताना है कि फर्स्ट और सेकंड में क्या संबंध है, फर्स्ट और थर्ड में क्या संबंध है, और फर्स्ट और फोर्थ में क्या संबंध है, एक एक करके करो। सबसे पहले पहला और दूसरा देखो, संरचनात्मक है ना। आंखें बंद, आजा बेटा, आंखें बंद करके तुम्हें ये नहीं देखना कि भाई इस तरह के स्ट्रक्चर तो अपने जीआई में देखे थे, तो जीआई होगा। लेकिन जीआई तुम्हारे पास एक तरह की त्रिविम समावयवता है, और त्रिविम समावयवता में सारे ग्रुप की कनेक्टिविटी सेम रहती है, सिर्फ ग्रुप का अरेंजमेंट ऊपर नीचे हो जाता है ना। ऐसे फ्लोरीन और आयोडीन अगर यहाँ से जुड़ा है तो ये ऐसा ही रहेगा, फ्लोरीन आयोडीन, बस इसका अरेंजमेंट अलग हो जाएगा, या तो फ्लोरीन ऊपर होगा या आयोडीन नीचे होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आयोडीन हटके यहाँ चला गया। अरे सही है ना। अब तो मेरा फर्स्ट और सेकंड में फोकस करो। तो बेटा इस कार्बन से आयोडीन फ्लोरीन लगा है और एक कार्बन से क्लोरीन और ब्रोमीन लगा है, जबकि सेकंड में कार्बन से आयोडीन ब्रोमीन लगा है, तो ग्रुप की कनेक्टिविटी अलग हो गई। कनेक्टिविटी अलग है तो मेरे पास कैसा टाइप है, संरचनात्मक। आ जाओ, कौन सा है, संरचनात्मक। और संरचनात्मक में भी कौन सा है, स्थिति वाला, राइट, क्योंकि कार्बन की चेन बराबर है लेकिन ग्रुप की लगी हुई पोजीशन आपके पास अलग है, तो इसके अंदर भी आपके पास कौन सा है, स्थिति समावयवता। अब बेटा तुम्हें ना पहला और तीसरा देखो, पहले और तीसरे में कैसे समावयवता है। पक्का है ना, क्योंकि यहाँ पे तुम देखो एक कार्बन से आयोडीन फ्लोरीन, आयोडीन फ्लोरीन, दूसरे कार्बन से क्लोरीन ब्रोमीन, दूसरे कार्बन से क्लोरीन ब्रोमीन, लेकिन ग्रुप का अरेंजमेंट कैसा है, उल्टा है ना। आपने एक साइड की स्थिति को समान रख के एक तरफ की स्थिति को उल्टा कर दिया, अरेंजमेंट को उल्टा कर दिया। तो पहले और तीसरे में कैसे आपके पास समावयवता है। अबे मान जाओ कि तुम मुझे बता दो कि पहले और चौथे में कौन सी समावयवता है। पक्का। तो अच्छा, कनेक्टिविटी सेम है क्या सारे ग्रुप की, है ना। फिर हमारे पास अगर जीआई होगा तो एक फॉर्म ई होगी, दूसरी फॉर्म जेड होगी। अगर ई और जेड है तब जाके आपके पास वो कौन सी जीआई है। लेकिन पहली कंडीशन तो क्या थी कि कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए। कनेक्टिविटी हमारे पास पहली और चौथी में सेम है, ठीक है। फिर तुम्हें क्या चेक करना है कि यहाँ पे जीआई हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब देखो बेटा इसका ई फॉर्म आ रहा है, उसका क्या फॉर्म आएगा, ई आ रहा है ना। तो जीआई होता तो दोनों का ई आता क्या, एक का ई आता दूसरे का जेड आता, या फिर पहले का जेड है तो दूसरे का ई है। यहाँ पे तो दोनों का समान है, मतलब कि क्या दोनों मॉलिक्यूल भी समान ही है क्या। अरे दोनों का अगर तुम्हारे पास अभिविन्यास समान आ रहा है तो दोनों मॉलिक्यूल भी तो समान है, सही बात है। तो पहला और चौथा आपके पास कैसा है, समरूपी है। कैसा है, समरूपी, आइडेंटिकल है।
जबकि तुम यहाँ पे देखो तीसरे में क्या आ रहा है तुम्हारे पास अभिविन्यास ई के जेड जेड आ रहा है। तो पहला और तीसरा उसमें सारे ग्रुप की जो लगी हुई पोजीशन है कनेक्टिविटी सेम है, लेकिन तुम्हारे पास ग्रुप का अभिविन्यास अलग हो गया। तो तुम्हारे पास यहाँ पे तो जीआई मिल गई, क्योंकि एक फॉर्म अगर ये है तो दूसरी जेड है। तो हमारे पास ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ज्यामितीय समावयवी है। जबकि पहला और चौथा ये तो डिट्टो सेम है। भाई आपने तो यहाँ पे इसको बिल्कुल ऐसे उल्टा कर दिया, तो उल्टा करने से तुम्हारे पास कोई नई संरचना थोड़ी बनी। नई संरचना तो तुम्हारे पास कब बनेगी, जब आपने इसको एज इट इज रखा और इसको घुमाया, या फिर इसको एज इट इज रखा और इसको घुमा दिया, तभी आएगी ना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। ठीक है सागर क्या हो गया सॉरी। अब हम पढ़ते क्या, चलाव्यवता। चलाव्यवता को कहते हैं टोटोमेरिज्म। अब बेटा टोटोमेरिज्म जो होता है ना चलाव्यवता, वो भी आपके पास एक तरह की संरचनात्मक समाव्यवता है, यानी कि ग्रुप के लगी होने की पोजीशन आपके पास कैसी आएगी, अलग आएगी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर होता क्या है, इस बात को समझो। बेसिकली यहाँ पे तुम्हारे पास जो भी चलाव्यवता हमारे पास एक तरह की समाव्यवता है, और तुम्हारे पास जो दो कंपाउंड चलाव्यवता शो करेंगे उसको आपस से क्या बोलेंगे अपन, चलाव्यवी टोटोमर बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि अपन ने देखा सिस और ट्रांस, तो सिस ट्रांस तो पापा समाव्यवता है, और सिस ट्रांस तुम्हारे पास क्या हो गया, वो हमारे पास जीआई हो गए। ठीक है सुनो, इसमें देखो होता क्या है, तुम्हें ना इसका बेसिक देखो होगा क्या। भाई ये मैंने कीटोन बनाया है ना। अब देखो इधर होगा क्या बेटा, आपके पास है ना ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड क्या ध्रुवीय है क्या, ध्रुवीय है क्या, ध्रुवीय समझते हो भाई, जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बॉन्ड आपके पास ध्रुवीय है, पोलर है ना। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4, लेकिन बेटा अभी अगर ऑक्सीजन ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए क्या, तो ऑक्सीजन पे तो कौन सा आवेश आएगा, माइनस, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन फिर कार्बन के कितने बॉन्ड रह जाएंगे, 3। तो कार्बन को 4 वैलेंसी पूरी करनी है, तो ये क्या करेगा, अपने बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो खींचेगा अपनी तरफ। क्या करा इसने, ये कार्बन ने इस बगल वाले कार्बन के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे। तो तुम्हारे पास बेटा इस कार्बन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके देखो पहले भी 4 ही बॉन्ड बन रहे थे, अब ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लग जाएंगे तो यहाँ पे डबल बन जाएगा, तो इसके अभी भी 4 ही बॉन्ड बन रहे हैं। लेकिन फिर बर्बाद कौन हो गया, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो हाइड्रोजन बेटा प्लस बन के बाहर निकला कि उदासीन बन के बाहर निकला, प्लस बन के, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन भी किसने खींच लिया, इस कार्बन ने। क्यों खींच लिया, क्योंकि इसको अपनी वैलेंसी पूरी करनी थी। तो H प्लस बन के निकला, ऑक्सीजन पे माइनस आया था, तो ये H प्लस जाके कहाँ पे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के पास में। तो हमारे पास देखो कैसी संरचना बनी, देखना ध्यान से सुनना। इस CH3 को कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन गए ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन पे माइनस, है ना। फिर बेटा कार्बन, इस कार्बन के पास है टोटल 3 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन के बॉन्ड गए हमारे पास इस साइड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और H प्लस बन के जो बाहर निकला था वो कहाँ पे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो इस तरीके से समावेश होता है जहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन किसको कहते हैं, H प्लस को अपन प्रोटॉन कहते हैं, या फिर H प्लस आयन का ट्रांसफर मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व की तरफ। इस तरीके तुम्हारे पास जो समाव्यवता आएगी वो क्या कहलाती है, चलाव्यवता कहलाती है। ठीक है, अब इसके लिए तुम्हारे पास कंडीशन बहुत इजी है, बस तुम्हें देखने की देरी है। कंडीशंस तुम्हारे पास क्या है बेटा, इसकी कंडीशंस हमारे पास है, मतलब की शर्त क्या है। तुम्हें ये ग्रुप दिख रहा है CO, ये तुम्हारे पास कौन सा समूह कहलाता है, यहाँ पे अगर देखो तो कीटोन है ना, एस्टर मत मानना इसको, क्या है तुम्हारे पास, कीटोन। तो बेटा ये जो कार्बन है क्या एक क्रियात्मक समूह वाला कार्बन है क्या, तो जब भी तुम्हारे पास कोई सा भी क्रियात्मक समूह वाला कार्बन है उसकी अगली पोजीशन कहलाती है अल्फा पोजीशन, और उसकी अगली कहलाती है बीटा कहलाती है, और उसकी अगली गामा कहलाती है। जैसे कि मानो मैंने एक लिखा कंपाउंड
है ना। तो इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, ये वाला है ना। तो इसका अगला कार्बन कौन सा बेटा, ये वाला, और ये भी अगले के जस्ट अगला। तो ये कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन, और ये भी क्या कहलाएगा, अल्फा। अब इसके आगे कोई कार्बन है क्या, तो इस साइड तो कोई बीटा कार्बन है नहीं, तो अल्फा के जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होता है, बीटा, और उसके अगले वाला, उसके अगला भी आएगा तो डेल्टा होगा, ठीक है। नहीं इसके आगे नहीं आएंगे तुम्हारे नहीं आएंगे, मैं कह रही हूँ ना, अल्फा बीटा से आगे नहीं आएंगे तुम्हारे, पहली बात तो, है ना। सारी रिएक्शन इतने के अंदर ही तुम्हारे पास सिमट जाती है, आगे भी तुम रिएक्शंस पढ़ोगे ना तो इसके अंदर ही सिमट जाएगी तुम्हारे, इवन डेल्टा भी नहीं आएगा, गामा भी शायद ही आएगा। तो अपने पास अगर है ना चलाव्यवस्था मिलनी चाहिए, चलाव्यवस्था में हो क्या रहा है, चलाव्यवस्था के अंदर तुम्हारे पास H+ का ट्रांसफर हो रहा है मॉलिक्यूल के अंदर ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व की तरफ, ठीक है। तो इससे बेटा तुम्हारे पास देखो ये एक अलग फॉर्म थी, ये मेरे पास कैसा था, अगर मैं इसको ना प्रॉपर्ली बनाऊं, ये कैसा था स्टार्टिंग में, CH3 CO CH3, तो यहां से यहां पर H+ का ट्रांसफर हुआ तो हमें एक अलग तरह की फॉर्म मिली क्या, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक ही मॉलिक्यूल है, क्या इन दोनों का अणु सूत्र समान है, भाई जितने कार्बन है जितने हाइड्रोजन है जितने ऑक्सीजन उतने ही है, लेकिन दोनों की संरचना अलग है, और एटम की कनेक्टिविटी भी अलग हो गई क्या, पहले हाइड्रोजन कहीं और से जुड़ा था, अभी कहीं और से जुड़ा है, तो एक तरीके की संरचनात्मक समाव्यवस्था है, ठीक है। तो तुम्हारे पास होगा कि इसमें H+ का ट्रांसफर कहां से कहां पे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व की तरफ मॉलिक्यूल के अंदर ही, राइट। तो इस तरीके की समाव्यवस्था क्या है, चलाव्यवस्था। अब देखो इसको मैं और अच्छे से बना दूं तो अपन ने कैसे बनाया था कि भाई यहाँ पे अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास मूव करेगा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व की तरफ, भाई क्यों मूव करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और डबल बॉन्ड है, तो कार्बन से इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी, 4 से 3 बॉन्ड बना रहे हो ना, तो इसको तो 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो चौथा बॉन्ड यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके बनाएगा वो, तो बेटा यहाँ से H+ निकला बीच में ऐसा कुछ बना होगा, ये O पे माइनस और ये H+, अरे ऐसा बना होगा क्या, तो तुम्हारे पास ये H+ कहाँ पे गया, O- के ऊपर, तो तुम्हारे पास यहाँ से क्या बन गया, ये इधर लग गया और ये बन गया, ठीक है। अब शर्त हमारे पास क्या है कि भाई किन किन तरह के कंपाउंड में हमें चलाव्यवस्था शो होगी, इसकी बेटा आपके पास एक सिंपल सी शर्त है कि ये जो ग्रुप है C+O इसके सापेक्ष, सापेक्ष समझते हो, रेस्पेक्ट में इसके सापेक्ष अल्फा कार्बन, वो भी कैसा sp3 वाला, पर हाइड्रोजन उपस्थित होनी चाहिए ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास ये वाला जो ग्रुप है, कोई मॉलिक्यूल चलाव्यवस्था कब शो करेगा, जब तुम्हारे पास बेटा ये जो ग्रुप है इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन हो, और अल्फा कार्बन भी कैसा हो, sp3 हो, और ऐसे sp3 कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी उपस्थित होना चाहिए, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो मिलना ही चाहिए। अब इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है क्या, और ये बेटा sp3 भी है क्या, और इसके पास हाइड्रोजन भी है, तो हमारे पास चलाव्यवस्था मिलेगी, उसमें मिलेगी क्या, मिलेगी ना। तो मुझे ना अल्फा हाइड्रोजन का नंबर बता दो, अल्फा हाइड्रोजन सिखाया था, अच्छा बताया तो था मैंने, अल्फा नहीं बताया, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, वहां पे अल्फा कार्बन का नंबर बताओ, अल्फा कार्बन का नंबर 2, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, गिनो 5 है ना। भाई अगर ये कह रहे हो कि ये अल्फा कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। और बेटा अल्फा हाइड्रोजन जो है क्या ये sp3 कार्बन पे लगे क्या, तो तुम्हारे पास ये मॉलिक्यूल भी चलाव्यवस्था शो करेगा, है ना, इस साइड से भी करेगा उस साइड से भी करेगा, सही है। तो पहला काम हमारे पास क्या रहेगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल चलाव्यवस्था शो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तुम्हारे पास यही हो जाएगा, जैसे मानो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं
निम्न में से कौन चला व्यवता अरे बातें मत करो, बातें मत करो, प्लीज बातें मत करो। अरे बेटे बातें मत करो। हैं? किसमें? कार्बोनिल, कार्बोनिल, कार्बोनिल बोले तो कीटोन या एल्डिहाइड, है ना? ये तो वापस, हाँ जाओ, ये तो वापस क्या क्या होना चाहिए? कार्बोनिल बेटा क्या होता है? कार्बोनिल में तुम्हारे पास दो तरह के फंक्शनल ग्रुप आते हैं, एक तो एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। ठीक है, एसिड में नहीं होगी, एसिड एस्टर में नहीं होगी। तुम्हारे पास किस किस के अंदर मिलेगी? टोटोमेरिज्म, एल्डिहाइड में और कीटोन के अंदर। ठीक है। क्या ये मॉलिक्यूल चलाविता शो करेगा? अल्फा कार्बन है क्या? अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है टोटल? 4। अरे यार देख कुलदीप बढ़िया पढ़ने लगा है, मस्त यार, नाइस। ठीक है, पे अल्फा कार्बन देखो बेटा, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, और दोनों अल्फा कौन से तुम्हारे पास? sp3 है। अब इनके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? एक। यहाँ पे 3। तो हाइड्रोजन है तो मॉलिक्यूल चलाविता शो करेगा। ये करेगा क्या? क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन तो है और sp3 भी है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है ना? अल्फा कार्बन है, sp3 भी है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो शो नहीं करेगा। ये करेगा क्या? क्या क्या बोल रहा है? अरे यार ये क्या तरीका है यार बेटा, तुझे लगेगी नहीं क्या? ऐसे क्या कर रहा है तू? इसके नेक्स्ट कार्बन अल्फा, ये अल्फा, इस पे है ना हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तो एक और हाइड्रोजन होगा, तो ये शो करेगा। ये करेगा क्या? नहीं करेगा भाई, अल्फा कार्बन तो है और sp3 भी है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। अरे सही है ना? वो करेगा क्या? पक्का? अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, किस साइड है? ये है क्या अल्फा कार्बन? ये इस साइड तो है ही नहीं। ये आपके पास बेटा अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए? और यहाँ पे है क्या sp3? बेंजीन रिंग कैसी होती है तुम्हारी? ये रिंग कैसी होती है तुम्हारे? ऐसे होती है ना? तो अगर मैंने गोला बनाया दैट मीन्स ऐसे ही होगा। सही बात है ना? इसमें उसमें तो डिफरेंस थोड़ी है, एक ही बात है। अब देखो तुम्हारे पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा कार्बन होना चाहिए sp3। अभी एक ही sp3 नहीं है ना, तो फिर हमारे पास ये शो ही नहीं करेगा। sp2 पे तो तुम्हें वैसे ही नहीं देखना। यहाँ पे करेगा, कहां से? यहाँ से, नाइस, यहाँ से करेगा। अल्फा है, sp3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये शो करेगा। ठीक है, बस इतना सा पॉइंट देखना होगा। अब इन्हें देखो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और आती है, जैसे ये तो तुम आराम से देख लोगे, है ना बेटा? एक और तरह के मॉलिक्यूल आते हैं जिसको अपन बोलते हैं ब्रिज हेड मॉलिक्यूल। जैसे कि मैं बात करूं अगर, जैसे बेटा अपन ने कल बात करी थी, इसके अंदर कुछ थोड़ी है पन्ने वन्ने, हाँ। अपन ने कल बात करी थी कि जो आपके पास हेक्सेन है या कोई सी भी तुम्हारे पास साइक्लिक रिंग है, वो होती प्लेनर, वो होती प्लेनर, है ना? देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, यानी कि ये क्या है? साइक्लो हेक्सेन है। ठीक है, अब हमने क्या करा कि इन दोनों कार्बन के बीच में एक और कार्बन को कनेक्ट कर दिया, तो तुम्हारे पास ये जो रिंग है ना, अभी प्लेन में ना रहते हुए थोड़ी सी ऐसे बैंड हो जाएगी। अपन ने क्या करा भाई, 6 कार्बन की आपके पास रिंग है जो एक ही तल में रहती है, सारे कार्बन आपके पास एक ही तल में होते हैं,
अरे सही है। अब तुमने इन दोनों कार्बन के बीच में एक और कार्बन को ऐड करा या दो तीन कार्बन को ऐड करा, यानी कि यहाँ पे आपने नई कनेक्टिविटी बना दी। याद है तुम्हें कैसे बायोसाइक्लो कंपाउंड्स, तो तुम्हारे पास बेटा ये रिंग है ना, अभी प्लेन में ना रहते हुए ऐसे थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी, समझ पा रहे हो? यानी कि इस कार्बन पे कभी भी तुम्हारे पास प्लेनारिटी आएगी क्या? प्लेनारिटी बोले तो समतल, हाँ, ये कार्बन कभी भी समतल में आ पाएगा क्या? नहीं आएगा ना। और अगर मैं ना डबल बॉन्ड बनाऊं, तो डबल बॉन्ड तो आपके पास प्लेनर होता है, sp2 आपके पास हमेशा समतल में आता है, और sp भी तुम्हारे पास संकरण है, क्योंकि डबल बॉन्ड में संकरण क्या मिलेगा आपको? sp2। sp आपको कहाँ मिलेगा? ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। तो sp2 और sp जो संकरण है वो हमेशा तुम्हारे पास कैसा होता है? प्लेनर होता है, एक ही प्लेन में आता है। तो डबल बॉन्ड तुम्हारे पास कभी भी आउट ऑफ प्लेन जा सकता है क्या? असमतल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो बेटा आपके पास जो ब्रिज हेड पोजीशन है, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स आपके पास इस कार्बन से जुड़े हुए सारे तुम्हारे पास कंपाउंड जो है, सारे तुम्हारे पास बॉन्ड एक ही प्लेन में होने चाहिए, लेकिन ये एक ही प्लेन में नहीं आएंगे। ये वाला बॉन्ड कहाँ चला गया? पीछे चला गया, ठीक है। तो ये रूल कहलाता है ब्रेड रूल। क्या कहलाता है? ब्रेड रूल, ब्रेड का नियम। ये क्या बोलता है? सुनो, नहीं, ब्रिज हेड कार्बन पर कभी भी समतलता नहीं आ सकती। इसको ना बस एक बार के लिए तुम बात समझो, वैसे अपने जीओसी में आएगा। बेटा तुम्हारे पास जो कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन बोले तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, कैसे बना होगा सोचो भाई। कार्बन तो वहां पर 4 बॉन्ड बना के मस्त था। अब क्या होगा कि अगर यहाँ पे ना कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ गया जो कि क्या कर रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेके इसको बाहर निकाल रहा है, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। भाई एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो खुद का था ही, अब ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भी निकल गया, तो तुम्हारे पास यहाँ पे जो प्रजाति बनेगी वो कहलाएगी कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन। कार्बोधनायन ऐसा कार्बन जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो। ये अपन कहाँ पढ़ेंगे? आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है जीओसी, उसके अंदर पढ़ेंगे। सेम तुम्हारे पास और कैसी कैसी चीजें हो सकती है। अगर कोई मॉलिक्यूल आया और वो यहाँ से ना H+ लेके बाहर निकल रहा है, अब सोचो H+ कब बाहर निकलेगा? जब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे के बाहर निकले। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन भी कार्बन ने छीन लिया तो हाइड्रोजन क्या बन गया? हमारे पास प्लस चार्ज वाला बन गया। तो बेटा कार्बन पे क्या आएगा फिर बताओ? माइनस आएगा, यानी कि ये मेरे पास कैसा रहेगा भाई? 3 बॉन्ड तो अभी भी है और कार्बन पे आ गया माइनस चार्ज, तो इसको बोलेंगे अपन कार्ब ऋणायन। कार्बन पे पॉजिटिव कार्बन धनायन, कार्बन पे नेगेटिव कार्बन ऋणायन। तीसरी चीज तुम्हारे पास क्या हो सकती है? तीसरी चीज तुम्हारे पास ये हो सकती है भाई, ये सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। अरे बनते हैं ना। तो बेटा यहाँ पे अब क्या हुआ होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन में आपस में लड़ाई हो गई, और ये बोले कि तू तेरे रास्ते मेरे रास्ते, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकला और कार्बन के पास उसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अरे रह गया क्या? तो अभी तुम्हारे पास देखो कैसी स्पीशीज बनी कि भाई कार्बन के पास 3 बॉन्ड तो है, लेकिन यहाँ पर केवल एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया। तो इसको बोलते हैं लोन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर, पेयर में आते 2, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि अकेला इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। समझ पाते हो ना? अकेला इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्यों बोलते हैं इसको अपन? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो अकेला है, क्यों अकेला है? क्योंकि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसको अपन बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन मतलब अलोन, अकेला, पेयर मतलब कि जोड़ा, ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का। मैं इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो तुम्हारे पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो तुम्हारे पास अभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैंने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लगाया ना, तो बेटा वो कहलाता है फ्री रेडिकल। क्या कहलाता है? फ्री रेडिकल। तो ये जो आपके पास प्रजाति है ये क्या होती है? फ्री रेडिकल। हाँ, अब मेरी बात सुनो,
कोई भी एलिमेंट है ना अपना अष्टक कंप्लीट करना चाहता है क्या? कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? 8। यहाँ पे आओ, कार्बन आयन तुम अगर देखोगे तो बेटा कार्बन के पास पहले खुशी खुशी कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 तो खुद के, और 4 मिले इसको हाइड्रोजन से, तो 8 इलेक्ट्रॉन थे क्या? लेकिन जैसे इसने कार्बन आयन बनाया कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? हाँ नाइस, है ना। यहाँ पे देखो कार्बन के पास कितने थे पहले? 8 थे ना। अभी क्या हुआ? 8 ही रहेंगे ना, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी दे दिया। तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन 4 तो पहले से थे ही, और 4 इस हाइड्रोजन से मिल रहे थे, फिर इस हाइड्रोजन ने अपना और दे दिया। तो यहाँ पे हमारे पास उधर, हाँ नाइस, 7। तो इनमें से कितनी ऐसी प्रजातियां हैं जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। कौन कौन सी? कार्बन आयन वाली और फ्री रेडिकल वाली। और भाई ये हमारे पास, ये पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है माइनस, तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यही सारी बातें करनी है अपन को जीओसी के अंदर, कि भाई ये तुम्हारे पास कब स्थायी होगा, ये तुम्हारे पास कब स्थायी होगा, ये तुम्हारे पास कब स्थायी होगा। जब इसके आसपास कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और पास से इसको इलेक्ट्रॉन मिल भी रहे, तो स्थायी हो जाएगा। भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब इसके पास मैंने कोई ऐसा एक ग्रुप लगा दिया जो कि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो स्थायी होगा कि और ज्यादा अस्थायी होगा? और ज्यादा अस्थायी होगा। अब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है क्या? भाई एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का था कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे गया, तो बेटा इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यानी कि इसके आसपास किस तरह के ग्रुप लगाऊं कि ये स्थायी हो जाए? इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि जिसको, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, यही सारी चीजें अपन को किससे पढ़नी है? जीओसी के अंदर। अभी ना मेन चीज मैं यहाँ पे ब्रेड रूल में तुम्हें क्या बता रही हूँ बेटा, आपके पास ये जो कार्ब घनायन होता है ना, इसका संकरण होता है sp2, इस कार्ब घनायन का संकरण होता है sp3। कैसे? कितने सिग्मा बॉन्ड? 3 है ना, तो 3 के अकॉर्डिंग sp2। अब देखो नेगेटिव चार्ज है, अब मेरी बात है ना ध्यान से सुनना, तो एक लॉन पेयर ही है क्या? कैसे? ये एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन खुद का, एक हाइड्रोजन का मिल गया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड नहीं बना रहे, इसी 2 इलेक्ट्रॉन को तुमने माइनस बनाया था। अरे सही है ना। तो बेटा यहाँ पे संकरण इस कार्बन का sp3, वहां पे क्या संकरण होगा? टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, लॉन पेयर, ये लॉन पेयर नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये sp, और आई थिंक ये फ्री रेडिकल वाली चीज मैंने तुम्हें वहां पे बताई थी। कहाँ पे? जब मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था, याद है ना? उस चीज को रिवाइज करके आना, जीओस में पूछूंगी मैं, अभी तो नहीं बता रही, जीओस में पूछूंगी मैं। सुनो मेरी बात। तो ये 3 जो तुम्हारे पास संरचना है? अगले हफ्ते, है ना? सुनो, हाँ अब बात सुनो मेरी, बात सुनो। इसमें से कौन सी इतनी प्रजातियां है जो कि प्लेनर रहेगी, यानी कि जो कि समतल में रहेगी? कार्बन आयन है? कार्बन आयन है क्या? नहीं है ना, क्योंकि ये तो आपके पास sp3 टेट्राहेड्रल होगा, चतुष्फलकी होगा, और वो हमारे पास प्लेन में नहीं होता, 2 बॉन्ड आगे पीछे, 2 बॉन्ड प्लेन के अंदर। तो आपके पास एक ही तल में सारे बॉन्ड नहीं है ना, sp2 में आपके पास सारे बॉन्ड एक ही तल में होता है, sp2 वहां पे भी sp2 है, तो सारे बॉन्ड एक ही तल में होते हैं। और अगर मैंने डबल बॉन्ड बनाया होता तो वो भी संकरण क्या आएगा? डबल बॉन्ड का संकरण sp2, तो वहां पे भी सारे बॉन्ड एक ही तल में होंगे। लेकिन क्या ब्रिज हेड वाले कार्बन पे समतल मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा ना। ब्रिज हेड वाला कार्बन बोले तो कि भाई तुमने अगर ऐसी साइक्लिक रिंग बनाई है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास बेटा इन दोनों कार्बन के बीच में एक और कार्बन कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ब्रिज हेड वाला कार्बन कौन सा है? ये, और ये कौन सा कार्बन? ये ब्रिज हेड कार्बन, ये भी। अरे सही है। तो अपन को ना ब्रेड रूल, बात सुनो बेटा, ब्रेड रूल क्या कहता है? पढ़ो और बताओ। ब्रिजेट कार्बन पर कभी भी हमें समतलता नहीं मिल सकती, यानी कि वहां पे प्लेन तुम्हें नहीं मिलेगा, एक समतल तुम्हारे पास प्लेनारिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी कि ब्रिजेट कार्बन पे तुम्हारे पास क्या क्या स्टेबल नहीं होगा? पॉजिटिव स्टेबल होगा क्या? नहीं, क्योंकि पॉजिटिव का संकरण क्या होगा? sp2। तो इसको तो भाई एक समतल जियोमेट्री चाहिए, समतल ज्यामिति चाहिए,
लेकिन वहां पे मिल सकती है क्या? ये हो सकता है क्या? ये तो हो सकता है, क्योंकि खुद ही कैसा होता है, समतल होता है, चतुष्फलकीय। और यहाँ पे आपके पास फ्री रेडिकल भी कैसा है, sp2 संकरण की वजह से समतल है। तो ये भी स्टेबल हो सकते हैं क्या ब्रिजेट पे? नहीं हो सकता। दैट मीन्स आपके पास ब्रेड रूल के अकॉर्डिंग ब्रिजेट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो वहां पे कभी भी ये वाली चीजें आपके पास आ ही नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मानो मैंने ये बनाया, ये स्टेबल है क्या? ये स्टेबल है क्या? है ना? तू कहाँ थी? अच्छा अच्छा, हाँ तो फोन पे बात करने गई थी, ठीक है सॉरी। ये स्थाई है क्या? अरे बोलो, अरे है क्या? पक्का? अरे बेटा बातें नहीं, अरे बातें नहीं। बताओ। अरे अरे यार बातें मत करो ना, क्यों बातें कर रहे हो? विपुल, ये स्थाई है क्या? पक्का? ये पक्का? ये 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 है, क्योंकि ब्रिज हेड पोजीशन पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं है भाई, ये थोड़ी ब्रिज हेड है, तो ये तो स्टेबल है। ये, हाँ, ये तो बस देखना तो आ गया तुम्हें, यही तो तुम्हें देखना है, और क्या देखना है तुम्हें, है ना? अब है ना यही चीज वापस तुम अप्लाई करो कहाँ पे, चराव्यवस्था पे। अब बात सुनना। अरे उसी में इंक्लूड कर दूं क्या? क्या नहीं? निम्न में से कौन चराव्यवस्था प्रदर्शित करेगा, ठीक है? की करेगा है? और डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा? अच्छा अल्फा कार्बन है क्या इधर? मुझे मार्क कराओ, ये वाला है क्या अल्फा कार्बन? ये है क्या? ये है क्या? ये है क्या? है? है? ये है क्या? तो है बोल रहा है, ये है बोल रहा है ना? ये है क्या? है? ये है क्या? अब दोनों अल्फा कार्बन बेटा, तुम्हारे पास sp3 है क्या? पक्का ना? यहाँ पे 3 बॉन्ड आपके पास कार्बन कार्बन के और एक हाइड्रोजन है, तो sp3 है, ये भी आपके पास sp3 है। लेकिन कौन से अल्फा कार्बन से चराव्यवस्था प्रदर्शित होगी, ऊपर वाले से कि नीचे वाले से? क्यों? क्योंकि अगर है ना यहाँ पे तुम्हारे पास जो हाइड्रोजन है, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा तो यहाँ पे डबल, फिर यहाँ से माइनस, तो इधर तो डबल स्टेबल ही नहीं है। अरे नहीं है ना, यहाँ पे देखो तुम्हारे पास दो चीज बन सकती है, कैसे? हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी है, और दो हाइड्रोजन। कोई बात नहीं, एक तो ये बन सकता है, लेकिन स्टेबल ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन पे प्लेनरिटी आ नहीं सकती, तो डबल बॉन्ड आपके पास स्टेबल नहीं है, डबल बॉन्ड को प्लेनरिटी चाहिए होती है, तो स्टेबल नहीं है तो नहीं बनेगा। अभी क्या हो सकता है दूसरा, ये अपने बॉन्ड देगा, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन टूटेगा टुवर्ड्स दी ऑक्सीजन। तो बेटा यहां से क्या बना, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई बॉन्ड आएगा क्या, यहाँ पे, फिर बहुत बढ़िया, तो यहाँ से स्टेबल है, तो हमें यहाँ पे तो चलायबता मिलेगी। इसमें मिलेगी क्या, कहां से, नीचे वाले से, राइट। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, लेकिन कहां से हमें चलायबता मिलेगी, नीचे से, राइट। क्योंकि बेटा यहाँ पे डबल स्टेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, तो इधर डबल स्टेबल हो सकता है। इसमें मिलेगी क्या, क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ से हमें टोटोमेरिज्म नहीं मिलेगी। अरे सही है, एक और बनाऊं अगर मैं, अच्छा ये नहीं देगा, ये मॉलिक्यूल देगा, बातें मत करो, अरे बातें मत करो। इसमें मिल सकती है क्या, हाँ हाँ, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी मेरे पास ना बेटा ये है आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ, अब इसका अगला कार्बन ये है, ये अल्फा है, फिर इसका अगला कार्बन ये है, अरे है क्या, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन तो है, तो इधर आपके पास ऐसे डबल बॉन्ड ऐसे बनेगा, लेकिन वही बात है ना कि ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड बन गया, ब्रिज हेड वाले कार्बन में डबल बॉन्ड बनेगा ही नहीं। यहां से बनाना चाहे तो ये हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा, तो यहाँ पे डबल, फिर ये ऐसे सिंगल करके OH, लेकिन वही बात है कि ब्रिज हेड वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे मिलेगी क्या चलाव्यता, नहीं मिलेगी। सॉरी, तो ये हमें नहीं देगा। आई क्या बात समझ में तुम्हें कि कैसे देखना है, इजी है क्या, इजी लग रहा है क्या अभी तक, तो जो भी है ठीक है। अगली चीज आती है बेटा आपके पास, एक तो हमारे पास पहली शर्त, अरे क्या हंस रहा है, हाथ हटा, मुंह से हाथ हटा, बस चुप रहे, दांत नहीं दिखाएगा। दूसरा हमारे पास है यदि कॉन्जुगेशन, बेटा तुम्हें मैंने, अरे बातें नहीं, तुम्हें मैंने अनुनाद का थोड़ा सा आइडिया दिया था क्या, क्या होता है डबल सिंगल डबल, है ना, अल्टरनेट चलता है, बेंजीन में चलता है, फिर अपन ने वो CO3 में बनाया था, याद है CO3 माइनस, डबल सिंगल डबल, या नेगेटिव सिंगल डबल, या डबल सिंगल पॉजिटिव, है ना, ये चीजें आपके पास सिंगल बॉन्ड से अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी अनुनाद है क्या भाई, नेगेटिव सिंगल डबल, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बन ऑक्सीजन की तरफ, तो अनुनाद तो अपन थोड़ा बहुत तो जानते हैं। अब मेरी बात सुनना, अब है ना आपके पास है ना कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स अगर मैं ड्रॉ करूं, जैसे कि मानो, बेटा बात मत करो, जैसे ये मॉलिक्यूल है, हमें देखना है कि यहाँ पे चलाव्यता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो देखो अपनी ना पहली जो शर्त थी, पहली शर्त के अकॉर्डिंग कि भाई ये वाला तुम्हारे पास जो भी एक ग्रुप है उसके रेस्पेक्ट में अगला वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, वो sp3 होना चाहिए और उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए, तब जाके चलाव्यता मिलेगी। तो अब देखो अगला कार्बन तो है और वहां पे हाइड्रोजन भी है, लेकिन कार्बन sp3 नहीं है, तो बेटा चलाव्यता तुम्हें यहां से तो नहीं मिलेगी,
लेकिन अगर वही तुम्हारे पास जो sp3 कार्बन है जहां पे तुम्हारे पास हाइड्रोजन है वो अनुनाद वाली संरचना पर उपस्थित है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें अनुनाद दिख रहा है क्या? कहाँ पे बोलो? डबल सिंगल डबल। अब इसके डबल सिंगल डबल यानी कि इतना तुम्हारे पास पोर्शन अनुनाद वाला हो गया क्या? कितना पोर्शन भाई? ये तुम्हारे पास है रेजोनेंस यानी कि अब अनुनाद के रेस्पेक्ट में तुम्हारे पास जो अगला कार्बन है अगर वो sp3 है और वहां पे हाइड्रोजन है तो भी तुम्हें चलाव्यता मिल सकती है। अब ये तुम्हारे पास कितना अनुनाद है क्या? अब इसका अगला कार्बन कौन सा है? ये वाला है और ये sp3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है क्या? तो मिल सकती है क्या इधर? मिल सकती है। अब सुनना कैसे मिलेगी, बात सुनो ध्यान से सुनना बेटा। अगर मैं इसको ना वापस बनाऊं, जैसे यहाँ पे तो ना इसका वो बनाना है प्रोडक्ट, अगर मैं इसको फिर से बनाऊं, हाँ तुम बात करना बंद करोगे क्या? है कि नहीं करोगे? अपन ने बेटा चला भी तो स्टार्ट कैसे करी थी? स्टार्ट स्टार्ट कैसे करी थी भाई? यहाँ पे तो आपके पास पोलैरिटी है, बॉन्ड आपके पास ध्रुवीय है, ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी है, तो क्या करेगा? डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। इस ऑक्सीजन पे हुई, इस कार्बन पे हुई इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। अब इसके आगे तो आपस अनुनाद हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींच लेगा। अरे खींच लेगा। अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? एक है। यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन है? एक है। ध्यान से सुनना मेरी बात भाई। यहाँ पे कार्बन के पास 4 बॉन्ड थे लेकिन एक बॉन्ड खींच लिया इसने इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिया? ऑक्सीजन ने। तो कार्बन के बॉन्ड रह गए 3। लेकिन अभी अगला डबल बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में है यानी कि अनुनाद में है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन गए इधर। तो अभी इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड वापिस से हो रही क्या भाई? एक ये वाला बचेगा, 2 3 और यहाँ पे डबल आएगा तो 4। लेकिन इस कार्बन के पास फिर कितने रह जाएंगे? 3 रह जाएंगे ना। कैसे? क्योंकि ये डबल बॉन्ड तो आगे गया। अब यहाँ पे बचे 1 2 3। तो अब क्या करेंगे हम? इसके बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहां से लेगा लेगा H+1 के बाहर निकला और ये जुड़ेगा कहां पे? इसके ऊपर। अब मुझे ना वापस से तुम नया स्ट्रक्चर बनवाना। ओ पे हाँ चलो H बना दूंगी, बाद में बना दूंगी H है ना। ऊपर माइनस है पहले। इधर कौन सा बॉन्ड? फिर यहाँ पे आएगा क्या कोई? हाँ फिर इधर आएगा क्या? फिर ठीक है। अब यहाँ पे तो वापस कितने, इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे? 2 और एक H+1 के बाहर, और ये H+ कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास। तो मेरे पास इसकी जो दूसरी फॉर्म है वो कैसी दिखी? वो ऐसी दिखी क्या? हो गया तुम्हारा काम। ठीक है। तो अपने पास बेटा अगर हमारे पास इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली sp3 कार्बन नहीं है, sp3 अल्फा कार्बन नहीं है, तो तुम्हारे पास अगर अनुनाद वाली संरचना है तो इस अनुनाद के रेस्पेक्ट में भी अगर sp3 अल्फा कार्बन मिल जाए तो भी तुम्हारे पास टोटोमेरिज्म शो हो सकती है। ठीक है? अरे ठीक है, आई क्या बात समझ में? अच्छा हाँ एक और बात तो बताने भूल गई। पर ये जो फॉर्म है ये फॉर्म कहलाती कीटो। तुम्हारे पास जैसे चलाव्यता मिल रही है ना, जैसे तुम्हारी जीआई मिल रही, तो एक फॉर्म सिस थी एक ट्रांस थी। तो चलाव्यता में बेटा एक फॉर्म होती कीटो फॉर्म और एक फॉर्म होती इनोल फॉर्म। तो ये वाली जो फॉर्म है ये क्या कहलाती है? कीटो फॉर्म। क्योंकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप है तो ये फॉर्म क्या कहलाती है? कीटो फॉर्म। और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन OH लगा है, डबल बॉन्डेड कार्बन से OH लगा है, तो वो फॉर्म क्या कहलाती है? इनोल। क्या कहलाएगी? इनोल। इसको तुम तोड़ोगे तो इन पे ऑल लगा है, ऑल क्या होता है? OH। तो इन यानी कि डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अगर OH लगा है तो क्या हो जाएगा? वो इनोल। अब तुम्हें ना एक बात और सोच सकते हो कि आप बेटा फिनॉल बनाते हो तो फिनॉल में भी हमारे पास डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे OH तो लगा है, तभी तो इसका नाम फिनॉल। पूरा अगर इसको तोड़ोगे तो फिनॉल, तो इनॉल।
तो क्या फिनॉल भी एक तरह का इनॉल है क्या, है ना? ठीक है, तो बस ये बात होती है हमारे पास। और फिनॉल तो आपस स्टेबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। अब तुमसे वापस से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, संतोष समझ आ रही की बात? पक्का? बात सुनो, बात सुनो, चुप रहो। पहले मैं सारे मॉलिक्यूल्स बना दूं या फिर एक एक करके पूछती जाऊं? हाँ। बेटा बातें मत करो ना यार, तुम क्या, अरे क्या लोग हो तुम, बातें मत करो। अरे यार तुम फिर से बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, समझ नहीं आ रही तुम्हें एक बात है? अनसम, चुप रह के, चुप रह के, चुप रह के। हम्म, इतना करते हैं ना, इतना काफी है। सुनो, क्या हो गया, क्या हो गया लालू, ऐसा मत बना यार। यहाँ पे ये करेगा शो, है ना? कौन कौन से कार्बन के थ्रू, मैं ना, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, अरे रुको तो सही। चार से भी और छह से, बहुत बढ़िया है ना, आ रही है ना बात समझ में कि क्या करना है अपन को? तो बेटा चार से अगर शो करेगा, देखो ध्यान दो, है ना, एक को मैं तुम्हें बना के दिखा दूं, अगर अगर ये फोर्थ वाले कार्बन से शो करेगा, तो है ना स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, मुझे ना एक बार बता दो तुम। क्या करूं, कैसे करूं? अगर चौथे वाले कार्बन के थ्रू ये टोटोमेरिज्म शो कर रहा है, तो नई स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, मुझे ना इंस्ट्रक्ट करो, क्या करूं? यहाँ पे, इधर कौन सा बॉन्ड डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल, डन। अरे बहुत बढ़िया है। अगर बेटा आपके पास छठे कार्बन से शो करेगा, तो फिर तो वहां पर स्ट्रक्चर कैसे बनेगी बताओ? पहले ओ एच तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कीटोइनॉल तो आपको बनानी है एटलीस्ट। फिर यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, पक्का? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इधर, हाँ, नाइस। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करूं? अरे निखिल, पक्का आ रही है बात समझ में? इसे बता, इसे तू बता कि कौन कौन से कार्बन के थ्रू यहाँ पर मिलेगा अपन को, यहाँ से, और छठा बताऊं? बेटा ये तो है ना डायरेक्ट अभी अल्फा कार्बन है, अब इसमें डायरेक्ट अल्फा कार्बन तो वापस sp2 है, तो हाइड्रोजन हो या ना उससे फर्क नहीं पड़ेगा, sp2 नहीं होना चाहिए। अभी ये तो तुम्हारे पास डायरेक्ट इसका अल्फा कार्बन sp3 है, अब इधर तुम्हारे पास क्या है, दो हाइड्रोजन है, चार बॉन्ड बनेंगे ना, दो हाइड्रोजन है, तो ये इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पर, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये गया टुवर्ड्स दी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे OH। अभी ये थोड़ी काम में आया, तो जैसा था वैसे रहेगा। अरे सही है,
इधर बताओ इधर कितने तरीके बनेंगे? 2 तरीके, एक तो इसके थ्रू और दूसरा इसके थ्रू। बना लोगे क्या? यहाँ बताओ। अरे यहाँ पे तो 2-2 है, तो इसके थ्रू यहाँ से भी हो सकता है डबल, इसके थ्रू यहाँ से भी हो सकता है, और एक यहाँ से भी हो सकता है। या तो इसके साथ जाए तो यहाँ डबल, या तो इसके साथ जाए तो यहाँ डबल। अरे सही है ना, बन सकता है। इसमें 3 तरीके भाई, कैसे? हाँ, सुनो सुनो सुनो, ये ऐसे गया, अब ये तो ऑक्यूपाई हो गया ना, ये तो काम में आ गया, ये बच रहा है, ये यहाँ से लेगा, है ना? फिर इसमें, अच्छा उल्टा बना दिया बाउंड्री मैंने, यहाँ से। अरे सही है क्या? ऐसे सोचा था क्या तुमने? पक्का? है ना? तो मुझे संरचना बताओ, संरचना क्या बनाऊं? हर एक डबल बॉन्ड ओ को किस में कन्वर्ट करूं? ओ एच के अंदर, है ना, सिंगल ओ एच। तो यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे ओ एच, और यहाँ पे ओ एच। बेटा यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा? यहाँ पे देखो देखो, इधर 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 इधर। तो बेंजीन की जैसी आकृति बन गई, तो मॉलिक्यूल में एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया। बेंजीन तो वापस एरोमेटिक होती है ना? तो मॉलिक्यूल अभी देखो ये कीटो फॉर्म है और वो इनोल फॉर्म है। इन जनरल सामान्यतः क्या माना चाहते हैं कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है इनोल फॉर्म से, ठीक है? लेकिन बेटा यदि इनोल फॉर्म में तुम्हारे पास एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है तो इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। तभी तुम फिनोल को ज्यादा स्टेबल कहते हो, क्योंकि वहां पे हमारे पास एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाता है। इसमें एक ही तरह का, कहां से भाई? नीचे आपके पास 2 हाइड्रोजन है और दोनों सेम है। अब मुझे ना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सिखाओ, कैसे करना है? ये बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी कहां से खींचेंगे? बगल वाले से। इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी कहां से खींचेगा? हाइड्रोजन से। अब चाहे यहाँ से भी सेम ही होगा, है ना? चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, इस पे कमी, तो यहाँ पे अनुनाद है। अनुनाद है क्या? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, और दोनों सेम तरह का अनुनाद है, तो कहीं से भी खींचो एक ही बात है ना? फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी, इसने खींचा, अब देखो क्या बना बेटा? ओ एच, कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, इधर, इधर, फिनोल बन गया। पहले तुम्हारे पास फिनोल नहीं था, अभी फिनोल बन गया। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये वाला है ना? इधर आओ। अरे यहाँ पे है तो सही हाइड्रोजन, है तो सही, यहाँ पे नहीं है क्या? इस कार्बन के पास में यहाँ पे 3-3 हाइड्रोजन है तो सही, लेकिन वो रेजोनेंस वाले से डायरेक्टली अटैच नहीं है ना? रेजोनेंस तुम्हारे पास कितना हो रहा है? इतना हो रहा है। आपके इस रेजोनेंस वाली तुम्हारे पास अनुनाद वाली जो संरचना है ना, उसके रेस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष अगले कार्बन पे अगला कार्बन sp3 होना चाहिए, और वहां पे क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। अब बेटा ये संरचना तो वापस इतना तो वापस अनुनाद हो रहा है, अब ये रहा इसका अगला कार्बन, ये sp3 तो है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या? तो मिलेगा क्या? आई बात समझ में, है ना? वो अब मिलेगा क्या? पक्का? क्यों भाई? वो रेजोनेंस वाला तो वापस, रेजोनेंस जो अभी अनुनाद था उसके जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन तो वापस यहाँ पे sp3 तो है ही नहीं, ऊपर हाइड्रोजन भी नहीं है, तो यहाँ तो बिल्कुल ही मिलेगा। अब देखो ये जो मैंने 2 बनाया ना, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये तो तुम ऐसे देख लोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो लग तो क्या रहा है बेटा, यहाँ पे ना हाइड्रोजन है, लेकिन अगर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है तो कुछ तो भी रीजन अलग होगा। अभी ना यहाँ से हाइड्रोजन ना इजीली रिमूव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रुप लगा है,
है ना। ये आपके पास क्या लगा है, टर्शियरी ब्यूटाइल है। अब टर्शियरी ब्यूटाइल आपके पास एक बहुत बड़ा ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन है और तीनों तरफ CH3 है। तो इस बल्कि ग्रुप की वजह से, ये बल्कि ग्रुप कहेंगे अपन इसको, बड़े ग्रुप को क्या कहेंगे अपन, बल्कि ग्रुप के कारण चलाव्यवता शो नहीं करेगा। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान में रखना, इसको अपने माइंड में रखना, ठीक है। अरे ठीक है, इसमें रेजोनेंस देखो, रेजोनेंस रेजोनेंस वाला है कुछ, रेजोनेंस कहाँ से कहाँ तक है, गिनो क्या है, डबल सिंगल डबल सिंगल फिर सिंगल डबल, तो यहाँ तक रेजोनेंस है, लेकिन ये आगे नहीं जा रहा। फिर कहाँ पे जा रहे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो क्या करेगा, इस यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन गए, इस पे कमी, इसने यहाँ से खींचा, इस पे ये कहाँ से खींचेगा, हाँ नाइट्रोजन पे कमी, तो इसने कहाँ से खींचे, है ना। तो देखो क्या बना, क्या बना, OH। अब कहाँ सिंगल, यहाँ पे, इधर, यहाँ पे, यहाँ पे, इधर, यहाँ पे क्या है, फिर अरे एटम तो बताओ, नाइट्रोजन है ना बी, सिंगल फिर फिर हाँ, आई बात समझ में। तो तुम्हारे पास यहाँ पे भी मिल गया ना चलाव्यवता, बस आपके पास है ना मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रोटॉन का ट्रांसफर होना चाहिए, तो चलाव्यवता मिलेगी। तो बेटा ये वाली जो चलाव्यवता है ना, ये आपके पास है कीटो इनोल चलाव्यवता, चलाव्यवता के भी टाइप है। ये तुमने जो भी चलाव्यवता पढ़ी है ना, ये किस तरीके की चलाव्यवता है, कीटो इनोल चलाव्यवता है, राइट। अगले तरीके की चलाव्यवता आपके पास और भी तरीके आती है, जैसे पहले आपने पढ़ी, अगर मैं लिखूं हेडिंग चलाव्यवता के प्रकार, ऐसे नहीं प्रकार नहीं कह सकते पर इसको अपन को लिखना चाहिए चलो प्रकार ही क्या फर्क पड़ता है, चलाव चलाव्यवता अरे मजा आ रही क्या, पक्का बोलो, है। अरे किसको समझ नहीं आ रहा, किसके ऊपर से जा रहा है बिल्कुल ही, तेरे को तेरा तो चल मैं मानती हूँ ना, बाकी लोग बताओ, अर्जुन ऊपर से जा रहा है क्या, हाँ सिद्धार्थ ऊपर से नहीं जा रहा लेकिन, बता सही से बताओ यार, पक्का ना, है ना। मेरे ड्रॉपर वालों की चीजें बहुत टफ लगती है, सही में ड्रॉपर तुम्हारा, तुम तो 11th के हो, 12th वाले भी नहीं, और तुम जब बड़े 2 साल बड़े लोगों को चीजें बहुत टफ लगती है वाली चीजें। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चीज ही बहुत सिंपल है अरे अगर तुम्हें ना ये चीज समझ नहीं आ रही ना, तो मुझे पहले बता देना, क्योंकि आगे दिक्कत पड़ेगी, है ना। क्या कह रहा है, धीरे पढ़ाऊं, हाँ ये बात भी हो सकती है, मेरे को क्या पता सॉरी कीटो कीटो इनॉल में कैसे बना, CH2 डबल OH, है ना। बेटा ये फॉर्म कौन सी है, कीटो, और ये कौन सी है, कीटो एनॉन में कन्वर्जन हमेशा चलता रहता है ना, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, कीटो, है ना, किसके कंपैरिजन में, इनोल के कंपैरिजन में। दूसरी तरीके चला भी जाता है तुम्हारे पास नाइट्रो और AC नाइट्रो, हाँ नाइट्रो ग्रुप जानते हो ना, नाइट्रो तो जानते हो ना, नाइट्रो क्या होता है? अरे NO2, कितनी जगह आया था प्रतिस्थापी नाइट्रो नाइट्रो, आया नहीं था क्या, तो कैसे भूल गए NO2, है ना।
अब इसके रेस्पेक्ट में, अभी देखो बेटा आपके पास कीटोइनॉल है, तो मेरे पास है ना इसके रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन पे, है ना, कौन सा, वो भी अल्फा sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन होने चाहिए। तो इस तरह की चलाव्यवस्था में क्या होना चाहिए, नाइट्रो ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए और वहां पे हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो अगर मानो मैंने ये बनाया तो इससे मिल सकती है क्या। अब है ना तुम्हें ना बॉन्ड का मूवमेंट बताओ मुझे कैसे करोगे, थोड़ा ट्राई करो। यहाँ पे कैसे कर रहे थे अपन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो ये क्या करेगा, बस बन गई। तो क्या बनाओगे तुम, CH2 यहाँ पे नाइट्रोजन है ना। तो बेटे ये फॉर्म कहलाती है कौन सी, नाइट्रो, और ये कहलाती है एसी नाइट्रो। ठीक है ना। अगली तीसरी फॉर्म है आपके पास नाइट्रोसो और ऑक्साइम, क्या, नाइट्रोसो और ऑक्साइम। देखो अब बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा, नाइट्रोसो होता है आपके पास NO, नाइट्रोसो क्या होता है आपके पास NO, भाई NO2 ग्रुप तुम्हारे पास क्या कहलाता है, नाइट्रो, ये NO ग्रुप क्या कहलाता है, नाइट्रोसो, क्या कहलाएगा, नाइट्रोसो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोसो ऑक्साइम के अंदर चलाव्यवस्था है, तो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन हो गया और वहां पे sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन होने चाहिए। अब बॉन्ड का मूवमेंट बताओ, जल्दी बताओ, ब्रेक चाहिए तो मूवमेंट बताओ। ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन गए, नाइट्रोजन पे कमी, इसने पास वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे, देखो क्या बना, यही तुमने ऑक्साइम कहा था क्या, यही था क्या ऑक्साइम, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पे OH लगा है तो ऑक्साइम है। तो बेटा ये फॉर्म कौन सी होगी तुम्हारे पास, नाइट्रोसो, और ये हो गई अगली हो जाएगी तुम्हारे पास चौथी, लास्ट है बस, अमाइड और इमाइड। देखो अमाइड जानते हो, NH2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा खींचेगा, अब अगले इलेक्ट्रॉन अपन को कहां से खिंचवाना है, यहाँ पर नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन से, भाई sp3 एटम है बगल वाला, है ना, और वहां पे हाइड्रोजन भी है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन गए तो देखो क्या मिला, CH3 C, बताओ OH यहाँ पे। तो जब भी ना यहाँ पे ऑर्गेनिक में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा, किसी एटम से डबल बॉन्ड से अटैच होगा, सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, तो उसको तुम अमीन कह रहे थे, है ना। ये ग्रुप क्या था तुम्हारे पास, NH2 अमीन है। अब यही नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से अटैच होगा तो ये कहलाते हैं इमीन, क्या कहलाएगा, इमीन। तो अगर ये अमाइड था तो ये क्या हो गया, इमाइड हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, अमाइड, क्योंकि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, अब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से अटैच है तो इमाइड। ठीक है बेटा इसके ना रीजंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जैसे टोटोमेरिज्म है ना, एसिडिक के बेसिक मीडियम में होती है, जैसे बेसिक मीडियम में तुम्हारे पास ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकलता है, तो ये एसिडिक बेसिक मीडियम में तुम्हें अभी इसलिए नहीं करा रही क्योंकि पूरा जीओसी कवर करते हैं टॉपिक, मैंने कहा था तुम्हें जीओसी के बाद में कराऊंगी ये वाला टॉपिक, क्योंकि इसमें तुम्हें ना एसिडिक हाइड्रोजन बेसिक मीडियम सब कुछ देखना आना चाहिए। अब जब तक अपना जीओसी नहीं होगा ना तब तक वो चीज अपन देख ही नहीं पाएंगे। तो अभी ना ये तुम ऊपर ऊपर से आइडिया लो कि भाई चलाव्यवस्था क्या होती है। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल में इनोल फॉर्म ज्यादा बनेगी वो फिर मैं जीओसी के बात ही कराऊंगी, क्योंकि वहां पे जो चीजें रिक्वायर्ड है ना वो जीओसी के अंदर आएगी। तो अभी तुम्हारे पास अभी टेस्ट के लिए, या फिर हाँ टेस्ट के लिए मान लो, क्या बोलूं मैं, और तो टेस्ट के लिए तो ऊपर जितना भी रिक्वायर्ड था ना वो मैंने करवा दिया, है ना। अब अगले अगले क्लास से पढ़ेंगे अपन प्रकाशीय समाव्यवस्था। ये होती है, ये होती है ये दोनों है ना एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होती है। तुम्हारा ब्रेक है, जिसको सुनना है सुन लो, बाकी लोगों का ब्रेक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ होती है बेटा साम्यावस्था में, तो साम्यावस्था में तो यह हमारे पास साम्यावस्था का निशान बनाएंगे, तो साम्यावस्था में तो यहाँ पे कुछ ना कुछ साम्य स्थिरांक आएगा। अब बेटा इसका जो साम्य स्थिरांक है ना उसकी वैल्यू हमारे पास कम आती है, कम आने का मतलब क्या है,
साम्य स्थिरांक बराबर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और अगर इसकी वैल्यू कम है, यानी कि प्रोडक्ट आपके पास कम बना है, रिएक्टेंट आपके पास ज्यादा बना है, तो इसके जो साम्य स्थिरांक की वैल्यू आती है ना, वो आपके पास बहुत ज्यादा कम आती है। तो इससे अपन को क्या पता चला कि जो प्रोडक्ट बना है दैट इज इनॉल, वो हमारे पास कम स्टेबल है, किससे? रिएक्टेंट से। ये तो ये चीज तो प्रैक्टिकल वैल्यू। अपन को अभी याद रखने की बात क्या है कि कीटो ज्यादा स्टेबल होती है, किससे? इनॉल से। इसमें इतना नहीं पूछता आपसे ना, सिर्फ इसी के अंदर पूछता है, कीटो इनॉल में पूछता है, ये तुम आपस में समझ रखते हैं। चलो जाओ, आ जाना 4 बजे। तो तब से देख रहा है तो बता नहीं सकता था? तो शांत हो जाओ। एलिन सिस्टम, कौन सा सिस्टम बेटा? अरे एलिन नहीं, एलिन सिस्टम। ये एलिन क्या होता है भाई? डबल बॉन्ड लगाता है, डबल बॉन्ड। अब है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अपन है ना एलिन सिस्टम और कहाँ पढ़ा था? आईयूपीएससी में, जीआई में पढ़ा। पागल है। अरे बात सुनो, शांत हो बेटा, मेरी बात सुन लो, शांति से बात सुन लो। अरे देखो, एलिन सिस्टम तुम्हारे पास क्या होता है कि जहाँ पे आपके पास कार्बन व कार्बन के बीच में लगातार डबल बॉन्ड होते हैं। और यदि मेरे पास देखो यहाँ पे ना ऑड नंबर में आए डबल बॉन्ड, ऑड डबल बॉन्ड है, तो तुम्हारे पास जीआई मिल सकता है क्या? लेकिन कंडीशन क्या थी कि जो भी कॉर्नर वाले कार्बन है वहां पे दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए। तो बेटा जब भी आपके पास ऑड नंबर में डबल बॉन्ड है एलिन के अंदर, तो आप यहाँ पे चेक करोगे क्या? चेक जीआई। वही यदि आपके पास यहाँ पर इवन नंबर में डबल बॉन्ड होंगे, तो फिर आपको चेक करना है क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि चेक ओआई। अब ध्यान सुनो, फिर हमारे पास जीआई के लिए कंडीशन क्या आती है कि भाई दो चीजें थी ना एलिन में, कि एक तो हमारे पास डबल बॉन्ड कैसे होने चाहिए? ऑड नंबर पे। और सेकंड कंडीशन कि कॉर्नर वाले सबसे एंड वाले कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए। तो ये हमारे पास पहले तो अपन ने क्या देखा कि यदि एलिन में ऑड नंबर में डबल बॉन्ड है तो तुम्हें चेक करना है क्या? जीआई। और यदि इवन नंबर में डबल बॉन्ड है तो तुम्हें क्या चेक करना है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास भाई ये आइसोमेरिज्म तुम्हें कब मिलेगी? यदि टर्मिनल कार्बन पर अलग अलग ग्रुप है तो आइसोमेरिज्म मिलेगी। अब देखो बेटा, मैंने ना आइसोमेरिज्म लिखा है, मैंने यहाँ पे ना कुछ स्पेसिफिक करके नहीं लिखा। अब अगर मैं स्पेसिफिक करके बोलूं तो मेरी बात का आंसर करना। यदि आपके पास एलीन के अंदर और नंबर में डबल बॉन्ड है ना, और आपके पास टर्मिनल कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग है, तो आइसोमेरिज्म मिलेगी कौन सी? जीआई। यानी कि उसकी दो फॉर्म पॉसिबल, एक तो सिस और दूसरी ट्रांस। यदि एलिन सिस्टम है, वहां पे डबल बॉन्ड का नंबर A1 है, और टर्मिनल सेंटर पे आपके पास अलग अलग तरह के ग्रुप लगे हैं, टर्मिनल कार्बन पे अलग अलग तरह के ग्रुप लगे हैं, तो आपको आइसोमेरिज्म मिलेगी कौन सी? OI, है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले मुझे यहाँ पे कौन सी आइसोमेरिज्म चेक करनी है? जीआई की OI?
ध्यान से देखो, क्यों? क्योंकि इवन नंबर में डबल बॉन्ड है, तो तुम्हें यहाँ पे चेक क्या करना है? ओ आई। एक बार को अगर मैं लिखूं तो सबसे पहले बेटा तुम्हें चेक करना है ओ आई। अब आपको ना ऑप्टिकल ऑड मतलब कि असमान, यानी विषम, है ना? और बेटा इवन मतलब कि सम। तो यहाँ पे सम संख्या में डबल बॉन्ड है, तो पहले तुम्हें कौन सी आइसोमेरिज्म चेक करनी है? ओ आई। डन इतना। अब यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा तो कंडीशन क्या थी कि टर्मिनल कार्बन पे ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, तो यहाँ पे तो अलग है लेकिन यहाँ पे है क्या? तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। भाई ऑप्टिकल इनएक्टिव वही तो होते हैं ना जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अब बताओ कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव है कि जीआई शो करेगा? ऑप्टिकली एक्टिव है। तो पहले क्या देखा तुमने? एलिन सिस्टम। एलिन सिस्टम में तुमने डबल बॉन्ड का नंबर देखा, अगर सम संख्या में है तो तुम्हें चेक क्या करनी है? ओ आई। फिर ओ आई चेक करने के लिए कि भाई यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों टर्मिनल कार्बन पे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। यहाँ पर है क्या? तो मॉलिक्यूल आपके पास बेटा ऑप्टिकली, बस इतना सा काम रहेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, डन। अगला हो जाएगा स्पाइरो। तो स्पाइरो भी सेम ही है। स्पाइरो कंपाउंड पढ़ी थी क्या अपन ने? नहीं पढ़ी थी क्या? अब यहाँ पे तो आपस है ना डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा? रिंग, है ना? यदि हमारे पास ऑड नंबर में रिंग है और यदि इवन नंबर में रिंग है तो बेटा ऑड रिंग में क्या चेक करते थे और इवन में क्या चेक करोगे? और ये समावयवता प्रदर्शित करने के लिए क्या होना चाहिए भाई? टर्मिनल हाथ नीचे कर। अरे सही है ना? एग्जाम्पल, ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा कि ओआई? ओआई, क्योंकि डबल रिंग कैसी है? इवन नंबर में। अब बेटा ओआई शो कर रहा है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव है? एक्टिव क्या इनएक्टिव? क्यों? क्यों? रीजन? क्योंकि टर्मिनल सेंटर पे दोनों आपके पास ग्रुप अलग अलग है। हैं? लालू भूल गई? तो ये कैसा है ऑप्टिकली? डन, है ना? तो तुमने इसको जीआई पढ़ लिया ना, तो अभी इसका ना बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और भी इजी रहेगा। बस तुम्हें ध्यान क्या देना है कि इवन नंबर में रिंग या फिर डबल बॉन्ड है और या फिर ऑड नंबर में रिंग या फिर डबल बॉन्ड है। बाकी कंडीशन दोनों की सेम है कि टर्मिनल सेंटर पे दोनों ग्रुप एलिन प्रणाली कुछ नहीं है, द्विफिनाइल बायफिनाइल। ओके, अभी अपन देखें क्या अगला कंपाउंड है? बायफिनाइल। अच्छा, फिनाइल क्या होता है? फिनाइल क्या होता है? बेंजीन होता है ना? तो बेंजीन पे एक वैलेंसी फ्री होती है, ओएच नहीं, बेंजीन पे एक वैलेंसी फ्री होती है। अब बेटा यहां से फ्री वैलेंसी से तुमने एक और फिनाइल रिंग जोड़ रखी है, तो ये कैसा है? बायफिनाइल। तो क्या सोच के असर है? अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अरे ध्यान से सुनना। बेटा दोनों फिनाइल में सारे कार्बन का संकरण क्या है? कार्बन का संकरण sp2, है ना? हर एक बेंजीन में हर एक कार्बन का संकरण क्या होता है? sp2। और sp2 तुम्हारे पास एक तल में होता है क्या? यानी कि ये अगर बेंजीन रिंग इस तल में है तो दूसरी बेंजीन रिंग भी इसी तल में। अब अगर मेरे पास है ना दोनों बेंजीन रिंग इसी तल में, तो बेटा इस बेंजीन रिंग को तुम दो बराबर भाग में तोड़ सकते हो क्या? कौन कौन से प्लेन लग जाएंगे?
एक तो ये वाला, फिर एक ये वाला, और एक यही वाला तल, एक्स वाई वाला तल लग जाएगा। जैसे पूरी पूरी बेंजीन रिंग दो भाग में टूट गई। तो यदि बेटा आपके पास यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है एक ही तल में होगी, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा मिलेगी मिलेगी। ठीक है, अरे क्या, इधर आ, जल्दी आ, क्या कर रहा है ये, इधर यार, इधर इधर। उसके पास जाने को नहीं बोला, उधर ही बैठ। दोनों रिंग होगी, अतः हमेशा पीओएस मिलेगी। और यदि पीओएस मिलेगी तो मॉलिक्यूल कैसा है, ऑप्टिकल एक्टिव के इनएक्टिव, इनएक्टिव। तो मॉलिक्यूल हमेशा ऑलवेज अब है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। और भाई चुप रहो यार, चुप बैठो। संतोष बेटा क्या कर रहा है, बात सुन ले यार, कुछ कह रही हूँ ना मैं तेरे को। सुनो, क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। क्योंकि यदि हमारे पास दो बायफिनल रिंग है, ये हमेशा एक ही प्लेन में होगी। तो यदि आपके पास दोनों रिंग एक ही प्लेन में है, तो बेटा ये वाला तल जो है एक्स वाई वाला, ये तो हमेशा लगेगा ही लगेगा। यानी कि यहाँ पे कौन सा तल लग रहा है अभी हमारे पास, देखो ये वाला तल, ये आपके पास एक्स वाई तल से लग रहा है। ये आपके पास पीओएस कौन सा है, एक्स वाई तल वाला। ठीक है, तो मॉलिक्यूल हमेशा कैसा होगा ऑप्टिकली, ये इनएक्टिव। यहां से तुमने काटा तो नहीं कट रहा, ठीक है। फिर तुम इसको यहां से काटोगे तो भी कट जा रहा है। अगर इस सीएसटी को यहाँ पे ना लगाऊं, मैं सीएसटी को यहाँ पे लगाऊं, तो बेटा इस वाले प्लेन से नहीं कट रहा, यहां से भी नहीं कट रहा, लेकिन इस प्लेन से तो कट रहा है ना। तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल में हमेशा पीओएस मिलेगा, और तो मॉलिक्यूल हमेशा कैसा होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। लेकिन यदि इस बाइफिनल कहां पे, ऐसे, ऐसे तो कहां से कट रहा है बेटा, ऐसे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन यदि इस मॉलिक्यूल में इस फिनाइल रिंग के जस्ट नेक्स्ट वाले पोजीशन पे, इस पोजीशन को अपन कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, क्या कहते हैं, ऑर्थो। यदि यहाँ पे हमारे पास बेटा कोई ग्रुप लगा है, तो इस ग्रुप के जस्ट अगली वाली जो पोजीशन है कहलाती है ऑर्थो। ये वाली भी क्या है, ऑर्थो। अब इसके नेक्स्ट वाली कहलाती है मेटा, ये क्या है, मेटा, और ये क्या है, पैरा। सुनो मेरी बात, यदि ऑर्थो पर कोई बल्कि ग्रुप लगा है, तो रिंग आउट ऑफ प्लेन हो जाती है। तब पीओएस चेक करेंगे। अब है ना, मेरी बात ध्यान सुनो, शांत रहो एकदम, और सारे लोग यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। भाई अपन अभी बात क्या कर रहे हैं कि यदि हमारे पास ये दो फिनाइल रिंग है ना बेटा, सारे कार्बन आपके पास कैसे, सारे कार्बन कैसे, sp2, sp2 संकृत है। तो दोनों रिंग आपके पास एक ही प्लेन में रहना प्रेफर करेगी। लेकिन अभी आपने क्या करा कि यहाँ पे ऑर्थो पे आपने कोई बड़े बड़े ग्रुप लगा दिया, जैसे सीएसटी लगा दिया, यहाँ पे भी सीएसटी लगा दिया। अभी कल भी बात करी थी कि जो सीएसटी है वो ऐसा नहीं होगा, ये टेट्राहेड्रल है, तो हाइड्रोजन चारों तरफ यहाँ पे बिखरे होंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन चारों तरफ बिखरे होंगे। तो बेटा ये आपके पास दो बेंजीन रिंग है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये वाला आपके पास मेटा, और जहां पे मेरा हाथ है, कौनी है, क्या कहते हैं, कलाई है, वो पैरा पोजीशन है।
अभी आपने क्या करा कि ऑर्थो पे आपने तो बल्कि ग्रुप लगा दिया, तो रिंग हमारे पास इसी प्लेन में रहना चाहिए क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है। अब भाई हमारे पास इस रिंग पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा, या फिर ग्रुप आपके पास बहुत दूर लगा है, मेटा पे लगा है या फिर यहाँ पे पैरा पे लगा है, तो आपके पास ये रिंग इसी प्लेन में रहना चाहिए, क्योंकि ये वाले ग्रुप एक दूसरे से बहुत दूर है तो रिपल्शन नहीं कर पा रहे। लेकिन वही आपने बड़े बड़े ग्रुप कहाँ लगा दिए? ऑर्थो पे लगा दिए। प्रेम सुख क्या कर रहा है? इधर ध्यान दे, ये बायफेनाइल है, इसमें बड़े बड़े ग्रुप आपने कहाँ लगा दिए? ऑर्थो पे। तो बेटा ये ऑर्थो वाले ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगा, तो क्या ये रिंग इसी प्लेन में रहना चाहेगी क्या? तो कैसे हो जाएगी? ऐसे आउट ऑफ प्लेन हो जाएगी, दो एक दूसरे के लंबवत हो जाएगी। तो यदि आपको यहाँ पे बायफिनाइल में ऑर्थो में जब भी कोई ग्रुप दिखेगा, तो आपके पास रिंग इस प्लेन में ना रह के कहाँ पे जाएगी? आउट ऑफ प्लेन जाएगी, यानी कि एक रिंग आपके पास ऐसे रहेगी और दूसरी इसके लंबवत हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे क्या चेक करना है? प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है। यदि आपको इसके अंदर पीओएस मिल रहा है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव है, और यदि नहीं मिल रहा तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमारे पास ऑर्थो पे ग्रुप है, तो आपके पास ये क्या है बेटा? यहाँ पर रिपल्शन लगेगा, तो रिंग आपके पास ऐसे रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। ये रिंग हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आउट ऑफ प्लेन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? तो यदि एक रिंग ऐसी है तो दूसरी आपको कैसे दिखेगी? तो ऐसे हो जाएगी ना, रिंग ऐसी है तो दूसरी ऐसे हो जाएगी, चाहे इसको घुमाओ चाहे इसको घुमाओ। अब बेटा अभी भी ऑर्थो पे तो ग्रुप लगाइए यानी कि यहाँ पे तो CH3 लगाइए और यहाँ पे भी CH3। अब फायदा क्या हुआ इससे? यदि प्लेन में है तो रिपल्शन ज्यादा है, यदि आपने ऐसे घुमा दिया तो इधर CH3 और इधर CH3, तो रिपल्शन कम हो गया। अब इसके अंदर तुम पीओएस लगा के देखो, लग रहा है क्या? भाई इसको तुम इस वाले प्लेन से काटोगे, कहां से काटोगे इसको? तुम इस वाले प्लेन से काटोगे, तो ये वाली रिंग तो बराबर भाग में टूटी, बराबर भाग में टूटी। लेकिन बेटा ये रिंग अभी आधे भाग में टूटेगी, इस तरफ CH3 नहीं है लेकिन उस तरफ CH3 है, तो ये प्लेन तो नहीं लगा। अभी तुम दूसरा प्लेन कौन सा लगाओ? ये वाला। तो इससे ये वाली रिंग तो बराबर भाग में टूटी, CH3 भी बराबर भाग में टूटा, टूट गया। लेकिन बेटा ये रिंग आपके पास दो हाफ में नहीं टूट रही। तो यदि हमारे पास कि इस बायफिनाइल में ऑर्थो पे कोई बल्कि ग्रुप लगा है, फिर हमारे पास रिंग के साथ क्या होगा? रिंग आउट ऑफ प्लेन हो जाएगी। फिर यदि आपको यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? पीओएस। और यदि पीओएस लग रहा है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव है, और नहीं लग रहा तो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अभी हमारे पास ये मॉलिक्यूल कैसा आ रहा है? ओके, कोई पीओएस तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली। आई बात? अब कुछ एग्जांपल तुम करो यहाँ पे आओ, इधर दोनों रिंग एक ही प्लेन में रहेगी कि अलग अलग प्लेन में? अलग अलग प्लेन में रहेगी। अब ध्यान से सुनना, ये ऐसे रिंग ऐसे रहेगी ना, ऊपर क्या है? अच्छा ये कर रहे, हाँ ठीक है, ऊपर CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे इधर। अब तुम इसको ना कैसे भी करके दो बराबर बराबर तोड़ो, टूट रही है क्या? कैसे? अगर मैंने ये प्लेन लगाया तो ये रिंग टूटी दो भाग में, CH3 टूटा, CH3 टूटा। अब ये बेटा रिंग बीच से टूटेगी क्या? ऐसे है ना, मैंने ये वाला प्लेन लगाया है तो आपके पास ये वाली रिंग पूरी टूटी, इस रिंग में ऊपर की तरफ CH3 था, नीचे की तरफ CH3 था, दोनों CH3 बराबर भाग में टूट गए। अब बेटा ये प्लेन तुम्हारे पास इस वाली रिंग को तो बीच से काटेगा ना, काटेगा ना, तो इस साइड बाहर भी आ रहे और इधर अंदर की तरफ भी आ रहे, तो हमारे पास इस रिंग के भी दो बराबर भाग हुए क्या? तो पहले तो तुम्हें क्या देखना है कि ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा है तो रिंग ऐसे ना रहेगी, कैसे रहेगी? आउट ऑफ प्लेन। उसके बाद तुम्हें इस चीज को इमेजिन करके यहाँ पे प्लेन लगाना है। तो अभी बेटा आपके पास ये रिंग है, इसमें प्लेन लग रहा है क्या? इस वाली पोजीशन में भी। तो आपके पास मॉलिक्यूल में पीओएस है, इसके अंदर पीओएस, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली। यहाँ पे सोचो, यहाँ पे पहली बात रिंग दोनों प्लेन में रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना, आउट ऑफ प्लेन जाएगी। अब इसके अंदर तुम सोचो कि प्लेन लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं लग रहा ना, पक्का? तो मॉलिक्यूल के अंदर पीओएस, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली। इसमें रिंग आपके पास प्लेन में रहेगी कि आउट ऑफ प्लेन? आउट ऑफ प्लेन, क्योंकि ऑर्थो में बल्कि ग्रुप है तो रिपेल करेंगे
अच्छा पहले तो आउट ऑफ प्लेन है, फिर पीओएस लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। तो मॉलिक्यूल के अंदर पीओएस, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली, यहाँ पे बताओ रिंग एक ही प्लेन में रहेगी कि अलग अलग? अलग अलग प्लेन में रहेगी ना, तो बेटा अलग अलग प्लेन में है, फिर आप पीओएस देखो तो ऑप्टिकली यहाँ पे सोचो थोड़ा, मॉलिक्यूल आपके पास दोनों रिंग एक ही प्लेन में रहेगी क्या कुलदीप? इसमें दोनों रिंग एक ही प्लेन में रहेगी क्या? है, ध्यान से देख। हाँ ये अलग प्लेन हो गया बेटा, ये एक ही प्लेन में है ना, ये अलग प्लेन हो गया, तो अलग प्लेन में रहेगी। अभी इसके अंदर तुम्हारे पास मॉलिक्यूल तो बराबर भाग में टूटेगा क्या? ध्यान से देख, पक्का? क्यों? हाँ अलग अलग हो गए। भाई रिंग अगर हमारे पास ऐसे रह रही है तो ऊपर सीएल है, नीचे बी आर है, इसमें सीओएस पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तुम खुद सोचो, ये ऐसे है ना, इधर बाहर की तरफ क्या है? सीएल, इधर नीचे की तरफ क्या है? सीएल। तो तुम्हें ना सेंटर से लाइन पास करो, तो सेंटर से तो पहली बात जाएगी नहीं, जाएगी क्या? थोड़ा इमेजिन करके देखो, मतलब ये कॉपी तो बहुत हैवी है भाई। ऐसे है, ये सीएल है, किसको घुमाऊं? इसको ऐसे रहने दूं क्या मैं, और इसको ऐसे घुमा दूं सीएल बाहर की तरफ, और यहाँ पे सीएल ऊपर की तरफ। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास सेंटर से तो गया ही नहीं ना वो, सेंटर से सीएल यहाँ पे ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ होना चाहिए, तो ऐसे जा रहा है, तो वो तो वहां पास एक्सिस सेंटर से गई नहीं, सेंटर से गई नहीं तो सीओएस तो हो गई नहीं। तो इसलिए अपन को ना बायोफिनाइल में केवल क्या चेक करना है? पीओएस ही चेक करना है, पीओएस से काम बन जाएगा अपना। तो इधर आपके पास मॉलिक्यूल तो बराबर भाग में टूटेगा क्या? नहीं, तो पीओएस आपके पास नहीं है, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली। अच्छा इधर पहले बताओ, दोनों रिंग एक ही प्लेन में रहेगी कि अलग अलग? एक ही प्लेन में रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो पे रिपल्शन ही नहीं लग रहा भाई, यहाँ पे बल्कि ग्रुप है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इधर रिपल्शन नहीं है। इधर CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो रिपल्शन ही नहीं है, तो फिर इसमें तो प्लेन लगेगा हमेशा, कौन सा वाला? भाई ये वाला प्लेन लगेगा हमेशा, सीधे सीधे कट जाएगा ना, दोनों रिंग एक ही प्लेन में, ऊपर आई है नीचे CH3 है, तो रिपल्शन है ही नहीं, तो दोनों रिंग कहाँ पे रहना चाहिए? एक ही प्लेन में, तो मॉलिक्यूल कट गया से पूरा पूरा। तो हमारे पास मॉलिक्यूल में ऑप्टिक पीओएस है, तो ऑप्टिकली ठीक है, ये चीज तुमको देखती रहेगी। अभी है टाइम? है नहीं है, चुप रहो। नहीं है, अभी बाकी है थोड़ा सा थोड़ा सा बाकी है। अब है ना इसका आता है नामकरण। अपन ने बोला कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है, तो बेटा ऑप्टिकल एक्टिव है तो उस मॉलिक्यूल की दो फॉर्म होगी क्या? एक कौन सी? जो लाइट को दक्षिणावर्त घुमाएगी, और दूसरी जो लाइट को वामावर्त घुमाएगी, है ना। एक जो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगी, दूसरी जो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी। अब बेटा इनका ना हमें नाम लिखना है। अब देखो नाम हमारे पास यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के नामकरण। देखो जीआई में भी अपन ऐसे किया था क्या? पहले सीखा था कि मॉलिक्यूल जीआई देगा कि नहीं देगा, अलग अलग तरह के सिस्टम में। फिर आपने उस जीआई का नामकरण किया था कि सिस्ट्रांस है, इजेड है कि सिनेंटी है। इसी तरीके से पहले तुमने क्या सीखा कि मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी कि नहीं होगी। फिर एक बार तुमने ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर ली, तो फिर तुम्हारे पास उस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के दो फॉर्म होंगे। अब इनका हमें क्या सीखना है? नामकरण सीखना है, ठीक है। तो बेटा नामकरण की यहाँ पे दो पद्धति है, एक तो होगी डीएल पद्धति और एक होगी आरएस पद्धति, और दूसरी कौन सी होगी? अब सुनो, एक बार मेरी बात सुन लो, ठीक है। बस इसको ना शॉर्ट में समझ लो, शॉर्ट में समझ लो। आपको ना जो मॉलिक्यूल है, जो भी आपको यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर में मॉलिक्यूल बना के देगा, वो दो तरह का बना के देगा। एक तो टेट्राहेड्रल है ना, तो टेट्राहेड्रल अपन ऐसे बना था क्या कि दो बॉन्ड आपके पास प्लेन में, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। तो बेटा ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं अपन वेज डैश,
वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। दूसरा आपको मॉलिक्यूल इस तरीके से बना के देगा, भाई बीच में आपके पास क्या है, कार्बन है और चारों तरफ उसकी 4 वैलेंसी है ना। तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन कहलाता है फिशर रिप्रेजेंटेशन। क्या कहलाता है? फिशर रिप्रेजेंटेशन, मतलब फिशर प्रदर्शन और ये कौन सा है, वेज डैश प्रदर्शन। तो मॉलिक्यूल यहाँ पे ना दो तरह का आपको दिखा मिला हुआ मतलब बना हुआ दिख सकता है। अब सुनना, अगर तुम्हें ना आरएस नोमेनक्लेचर करना है, आरएस तुम्हें नोमेनक्लेचर करना है, तो पहला सिस्टम अपन देखते हैं फिशर में। अब सुनो, आपके पास कार्बन, सबसे पहली बात कोई कायरस सेंटर होना चाहिए, क्योंकि कायरस सेंटर से लगे हुए चारों ग्रुप कैसे होने चाहिए, अलग होने चाहिए। अब बेटा इसके नाम के लिए सबसे पहला रूल तुम क्या यूज करोगे, सीआईपी रूल। सीआईपी रूल क्या होता है कि भाई जो चारों वैलेंसी अलग अलग है उसको अपन उसकी प्रायिकता के अकॉर्डिंग यानी कि उसकी प्राथमिकता के अकॉर्डिंग नंबर देंगे। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको पहला नंबर, जिसका कम है उसको दूसरा, जिसका उससे भी कम है उसको तीसरा, जिसका सबसे कम है उसको चौथा। डन। तो एक बार अगर आपने यहाँ पे नंबर दे दिए, फिर सेकंड आप देखते हो यहाँ पर कायरलिटी रूल। अभी कायरलिटी रूल क्या है ये समझो। अपन है ना नंबर सीआईपी रूल में किसको देंगे, तुम्हारे पास कोई भी sp3 कार्बन एटम है कि नहीं है, उसकी चारों वैलेंसी को तुमने 1 2 3 4 नंबर दिया है, उसके बाद तुम वापस दूसरा रूल कौन सा अप्लाई करोगे, कायरलिटी रूल। इसमें तुम्हें क्या करना है, ये और भी इजी है। इसमें बेटा तुम्हें 1 से 2 की तरफ मूव करना है। कहाँ पे मूव करना है, पहली प्रायोरिटी से दूसरी प्रायोरिटी की तरफ मूव करना है। और ये मूव करते करते अगर आप घूमे क्लॉकवाइज, कैसे घूमे आप, कैसे घूम रहे आप, क्लॉकवाइज, तो आपके पास कौन सा नोमेनक्लेचर आएगा, आर। ठीक है। और यदि 1 से 2 की तरफ मूव करते हुए आप कैसे घूम रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके पास नंबर आएगा कौन सा, एस। जैसे कि जैसे एक से 2 की तरफ घूमे अपन, तो भाई इस मॉलिक्यूल का तुम्हारे पास नामकरण क्या आएगा, आर, है ना। अगर अपन कैसे घूम रहे हैं, 1 से 2 की तरफ, लेकिन घूमते घूमते अपन घूम रहे हैं उल्टा घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर ये जो तुम आपस कायरस सेंटर कह रहे हो ना जिसके चारों वैलेंस अलग है, इसका अभिविन्यास क्या आएगा बेटा आपके पास, एस। लेकिन जरूरी थोड़ी कि 1 2 बगल में आए, 1 2 आपके पास और कैसे आ सकता है, ऊपर नीचे भी आ सकता है, या फिर अगल बगल में भी आ सकता है। अरे आ सकता है ना, है ना। तो फिर आपको 1 से 2 की तरफ घूमना है, और आप कहां से घूमोगे वो देखना है। बेटा ऊपर आपके पास कहीं ना कहीं 3 होगा और कहीं ना कहीं 4 होगा। ये नंबरिंग देना तो आती है ना अपन ने, मैंने यहाँ पे ना रैंडम नंबरिंग करी है। अपन को हमेशा घूमना का है कायरलिटी रूल में, 1 से 2 की तरफ, ठीक है इतना। तो 1 से 2 की तरफ घूमोगे और क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो आपके पास अभिविन्यास इस कायरस सेंटर का आर। और यदि 1 से 2 की तरफ घूम रहे हो और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो इस कायरल सेंटर का अभिविन्यास एस। लेकिन एक और दो आ रहा है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। अब बेटा अपन यहाँ पे भाई 3 की साइड से घूमे कि 4 की साइड से, तो याद रखना कि 3 की साइड से घूमना है आपको। 1 से 2 की तरफ कहां से घूमना है, 3 की साइड से। यदि अलग अलग है तो 3 की साइड से घूमना है। अब 1 से 2 की तरफ 3 की साइड से घूमोगे तो अभी रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज। तो इस कायरल सेंटर का अभिविन्यास क्या है, आर है। आई क्या बात समझ में, ये बात आई क्या समझ में। अब देखो फिशर में हमारे पास क्या होगा, ये बात ध्यान से सुनना। हाँ फिशर ही तो बता रही हूँ भाई। फिशर में आपके पास पोजीशन कितनी तरह की है भाई, यहाँ पे फिशर में आपके पास ये पोजीशन कितनी तरह की है, कार्बन की 4 वैलेंसी है तो 4 तरह की पोजीशन है। यदि बेटा ध्यान से सुनो, यदि 4 आपके पास सीधी लाइन पे आ रहा है, चौथा जो नंबर आएगा ना सीएपी के अकॉर्डिंग, या तो सीधी लाइन पे आ रहा है, चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए, फिर आप 1 से 2 की तरफ यदि घूमोगे
और रोटेशन यदि आ रहा है आपके पास क्लॉकवाइज तो आर कॉन्फ़िगरेशन का आर ही रहेगा। यदि 1 से 2 की तरफ घूमोगे रोटेशन आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो एस आएगा और एस का ऐसे रहेगा। यानी कि फोर्थ पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड होगा कि अभिविन्यास आर होगा कि एस होगा। यदि फोर्थ पोजीशन सीधी लाइन पे तो सारा मामला सीधा रहेगा, आर का आर रहेगा, एस का एस रहेगा। क्लॉकवाइज घूमने पे आर रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे एस रहेगा। लेकिन अगर यदि चौथी पोजीशन आ गई आपके पास इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, आड़ी लाइन पे आ गई, टेढ़ी लाइन पे आ गई, तो मामला उल्टा हो जाएगा। यदि चौथी पोजीशन कहाँ पे आ रही है, टेढ़ी लाइन पे, तो मामला उल्टा हो जाएगा। यानी कि 1 से 2 की तरफ घूमने पे, 1 से 2 की तरफ घूमने पे यदि बेटा आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो आर का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। और 1 से 2 की तरफ घूमने पे आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो आर का क्या हो जाएगा, सॉरी एस का क्या हो जाएगा। अब एक एग्जांपल सुन लो फिर तुम चले जाना। अरे एक एग्जांपल सुन लो, एक तो सुन लो, सुन लो एक एग्जांपल सुन लो, एक एग्जांपल सुन लो। सबसे पहले क्या ये सेंटर कायरस सेंटर है, यदि कायरस सेंटर है तो इसका कुछ ना कुछ अभिविन्यास आएगा, या तो आ रहेगा या ऐसा आएगा। अभी तुम्हें पहले क्या करना है, सीआईपी रूल, यानी कि इसको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो बेटा पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा। अभी मूव का करना है, मूव का करना है 1 से 2 की तरफ। अब कैसे घूम रहे हो, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन है। अभी आपको क्या देखना है कि चौथी पोजीशन का है, चौथी पोजीशन सीधी है तो क्लॉकवाइज घूमने पे जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, जैसे मानो एक बनाया मैंने, भाई यहाँ पे कायरस सेंटर है क्या, पहला नंबर किसको दूं, पहला नंबर सीआईपी के अकॉर्डिंग है, पक्का। OH को डायरेक्टली अटैच एटम देखो बेटा, डायरेक्टली अटैच एटम ऑक्सीजन है, डायरेक्टली अटैच एटम हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, पहला किसको जाएगा, फिर यहाँ पे कार्बन कार्बन टाई हो गया, उसके बाद में अगला। अब तुम्हें कहां से घूमना है, 1 से 2 की तरफ, तो क्लॉकवाइज घूमने पे आर आना चाहिए था, लेकिन चौथी पोजीशन आ रही है टेढ़ी लाइन पे तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आपके पास अभिविन्यास क्या आ गया, तो ये चीज करनी होती है। अब अपना वेज टेस्ट बचा है और थोड़ा सा टॉपिक बचा है, बाद में अपन जियो से स्टार्ट कर लेंगे।